ऋषि जाबाली की इस तपस्या भूमि को प्रणाम करता हूं। उसके बाद आप सबको प्रणाम करता हूं जो आप हमें सुनने आए हैं। उसके बाद में मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि जस्टिस तिवारी साहब, जस्टिस सिंह साहब, अनिल तिवारी साहब, हमारे मित्र जो मंच का संचालन कर रहे हैं शशिकांत यादव साहब, योगेश अग्रवाल जी, बहन लता जी, रमन पटेल साहब और सुधीर नायक साहब, सबको नमस्ते करता हूं। साथियों, हमारे देश में कुछ आपको जगह का नाम पुर मिलेगा, कुछ जगह का नाम पुरम मिलेगा। कभी आपने नोटिस किया कि पुर क्यों है, पुरम क्यों है? दक्षिण भारत में पुरम क्यों कहते हैं? अगर दक्षिण भारत में स्थान आप जगहों का नाम सुनिए, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, और यहां क्या, जबलपुर। कभी नोटिस किया आपने? जहां जहां मुगलों का राज है, राज था, वहां पुरम से पुर हो गया। ये तो हमारे वीर शिवाजी थे जिन्होंने उनको महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रोक दिया, दक्षिण भारत उनके हाथ में नहीं आने दिया, इसलिए दक्षिण भारत में गांव का नाम पुरम होता है। आप कुछ भी लोग पता करिएगा, कोई जगह का नाम, टाउन का नाम, जिले का नाम, कस्बे का नाम, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में आपको लास्ट में म मिलेगा। और एक बात और, हमारे घर पे कोई व्यक्ति आके जबरदस्ती कब्जा कर ले, 10 साल तक कब्जा कर ले, 20 साल तक कब्जा कर ले। मान लीजिए मैं इतना सशक्त नहीं था कि मैं उसको भगा पाया, लेकिन मेरे बच्चे सशक्त हुए और उन्होंने उसको खदेड़ दिया, उस गुंडे को, उस बदमाश को। जब उस बदमाश ने हमारे घर पे कब्जा किया तो हमारी नेम प्लेट को हटा दिया, अपनी नेम प्लेट लगा दिया। हमारे बच्चे मजबूत हुए, उसको भगाए। हमारे बच्चों का क्या फर्ज है? नेम प्लेट वही रखे गुंडे वाली, या पुरानी नेम प्लेट जो मेरी थी वो लगानी चाहिए? क्या करना चाहिए? तो इस स्थान का नाम जबालीपुरम होना चाहिए, जबलपुर होना चाहिए? सहमत है ना? कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बदलने की जरूरत है। मैं कहता हूं संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। संविधान को 100% लागू करने की जरूरत है। 20% संविधान बचा हुआ है, उसी 20% संविधान को लागू कर दें जो तुष्टीकरण के कारण, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण लागू नहीं हो पाया। अपने आप भारत की सनातन संस्कृति वापस आ जाएगी। रिटायर्ड जज साहब बैठे हुए हैं, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करेंगे बाद में। 20% संविधान, आर्टिकल 14 जब कहता है कि इस देश में सब बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। फिर ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्यों? अरे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक तो पाकिस्तान में होना चाहिए, जहां सबको बराबर अधिकार नहीं मिला हुआ है, जो शरिया से चलता है। वहां तो अल्पसंख्यक समझ में आता है, भाई ठीक है, अल्पसंख्यक को अलग से संरक्षण देने की जरूरत है। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको कुछ अलग से रियायत देने की जरूरत है। भारत में क्यों? भारत में तो आर्टिकल 14 है जो कहता है सब समान है, लद्दाख से लक्षद्वीप और कच्छ से कामरूप तक। आर्टिकल 15 कहता भेदभाव मत करो, लेकिन यहां अल्पसंख्यक आयोग भी चल रहा है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी चल रहा है, और अल्पसंख्यक के नाम पे खेल क्या हो रहा है जरा उसको समझिए। मेरी पीआईए सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें मैंने अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और उस समस्या के मूल जो कारण है अल्पसंख्यक कानून, उस कानून को चैलेंज कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिशें कैसी कैसी हुई, जरा समझिए इसको। पहले हमें
हिंदू नहीं रहने दिया, तोड़ दिया। बोले तू दलित, तू अनुसूचित, तू पिछड़ा, तू अति पिछड़ा, तू सवर्ण, तोड़ दिया। पेट नहीं भरा, बोले इसको थोड़ा और तोड़ना पड़ेगा। 1992 में एक कानून बनाया उस समय की नरसिंह राव सरकार ने। बोला जातियों को तोड़ दिया, अब इनको लाओ धर्म के आधार पर तोड़ते हैं। सिख जिस पंथ की स्थापना ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ, जिस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुओं ने इतना बड़ा बलिदान किया, अपने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया। तू बोले तू हिंदू नहीं है, तू अल्पसंख्यक है, तू अल्पसंख्यक हो गया। लो जैन बोले तू हिंदू नहीं, तू भी अल्पसंख्यक। बौद्ध बोले तू भी अल्पसंख्यक। बोला हद है भाई। और उसमें खेल क्या चल रहा है? लद्दाख, कश्मीर से थोड़ा आगे, हमारे ऋषियों की धरती, और स्थिति आपको पता है वहां पे हिंदू कितने हैं? कितने? जरा जोर से बोलिए। हाँ, 1%। और 1% जो हिंदू हैं उनको अल्पसंख्यक नहीं कहते। जो समुदाय वहां पे 50% है उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। अब आप बताओ 1% कम हुआ कि 50% कम हुआ? लेकिन अल्पसंख्यक बना हुआ है 50% वाला। लक्षद्वीप, हिंदू केवल कितने? लेकिन हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। जो समुदाय वहां पे 97% है वो अल्पसंख्यक है। 2 बड़ा या 97 बड़ा? मतलब अल्पसंख्यक न संविधान में डिफाइन है, न किसी कानून में डिफाइन है। अल्पसंख्यक 1% होगा कि 2% होगा कि 3% होगा कि 5% होगा। न संविधान में अल्पसंख्यक डिफाइन, न किसी कानून में अल्पसंख्यक डिफाइन। अल्पसंख्यक आयोग बन गया, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बन गया, हजारों करोड़ की योजना भी चल रही है। इसीलिए उस कानून को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। और मैं इस समय जितने लोग सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लाइव हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी इसको कैच करेगी। मैं इस देश के सभी बुद्धिजीवियों से, खासतौर पर रिटायर्ड जजेस साहब से, रिटायर्ड आईएएस से, रिटायर्ड आईपीएस से निवेदन करता हूं, आप भी सुप्रीम कोर्ट आइए। अगर सीए कानून के खिलाफ 256 पीआईएल हो सकती है, तो अल्पसंख्यक आयोग के खिलाफ केवल 1 पीआईएल क्यों? उसमें 256 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं इस देश के रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड लेक्चरर, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस से रिक्वेस्ट करता हूं, आप घर में मत बैठिए, मुझे अभिमन्यु बनने के वहां में छोड़ दीजिए। क्योंकि एक तरफ मैं अकेले खड़ा होता हूं, तरफ कहीं 22 खड़े हो जाते हैं, एक तरफ 25 खड़े हो जाते हैं। आइए, वकील हम उपलब्ध करा देंगे, लेकिन कम से कम अपना नाम तो आगे दे दीजिए। बड़ा फर्क पड़ता है। रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, रिटायर्ड डीजीपी, रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड वाइस चांसलर जब सुप्रीम कोर्ट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी लगेगा भैया ये केवल अश्विनी उपाध्याय का विषय नहीं है, ये पूरे देश से लोग आ रहे हैं। नागालैंड, हमारे कुंभ में जब स्नान होता है तो पहला स्नान नागा साधुओं का होता है। नागा साधुओं की ओरिजिन नागालैंड है। भीम की ससुराल है नागालैंड। आपने हिडंबा का नाम सुना होगा, नागा हिल्स की रहने वाली थी। घटोत्कच को सुना होगा, महाभारत में देखा होगा। नागालैंड में पैदा हुआ। राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर आपने सुना ही होगा, नहीं गए होंगे तो। खाटू श्याम मंदिर बना है बर्बरीक के ऊपर। बर्बरीक नागालैंड में पैदा हुआ। उस नागालैंड में हिंदू केवल 8% बचे हैं, और तब भी उनको अल्पसंख्यक भी नहीं माना जाता। लेकिन उसी नागालैंड में जो समुदाय 88% है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अल्पसंख्यक कहलाता है। मतलब 30% जिस पार्टी को वोट मिलती है, वो बहुमत के आधार पर सरकार बना लेती है। और हमारे देश में 90%, 95%, 88% समुदाय भी अल्पसंख्यक बन के चल रहा है। ऐसा खेल दुनिया में कहीं होता नहीं।
और पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक होते हैं, रियली जो अल्पसंख्यक होते हैं, वो समान अधिकार की मांग करते हैं। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं वो कहते हैं कि हमको समान अधिकार दे दो। भारत का बहुसंख्यक कह रहा है हमको समान अधिकार दे दो। यहां उल्टा खेल चल रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की बच्चियों को उठाया जाता है साम दाम दंड भेद धोखा लफ्ज जिहाद या जिस भी तरीके से। भारत में किसको उठाया जाता है? भारत में किसका होता है लफ्ज जिहाद? उल्टा चल रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कहता है समान शिक्षा दे दो, समान अधिकार दे दो, समान धार्मिक अधिकार दे दो, समान नागरिक अधिकार दे दो। भारत में उल्टा, बहुसंख्यक कह रहा है समान नागरिक अधिकार दे दो, समान धार्मिक अधिकार दे दो, समान शिक्षा दे दो, समान नागरिक संहिता लागू कर दो। क्यों? क्योंकि हम सोए हुए, क्योंकि हम सोए हुए। मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए। भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी 2017 में थे। इस समय कितने मुझे नहीं पता। जब मैंने 2017 में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने के लिए पीआईएल फाइल किया था, तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने एफिडेविट पे दिया था, राज्यवार उनका आंकड़ा देकर बताया था कि 5 करोड़ हो चुके हैं। अब तो 2021-22 से अब तो ज्यादा हो चुके होंगे। और तब से वो मेरी एक ही पीआईएल चल रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने के लिए 17 पीआईएल आ चुकी है। कल्पना करिए हम कहां सो रहे हैं, कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं। एक पीआईएल रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालो, अश्विनी उपाध्याय खड़े होते हैं। दूसरी तरफ 17 पीआईएल रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाओ। अभी मैंने सुना शायद 22 हो गई है। तो 22 पीआईएल कहते हैं रोहिंग्या बांग्लादेशियों को नागरिकता दे दो। और उन 22 पीआईएल में जो खड़े होने वाले वकील हैं, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री, कोई भूतपूर्व एचआरडी मिनिस्टर, कोई भूतपूर्व विदेश मंत्री। नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप आइडिया समझ गए होंगे। आखिर हमारे रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जज क्या कर रहे हैं? आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। साथियों, पूरी दुनिया से तो हम खत्म हो चुके हैं। दुर्योधन का ननिहाल, गंधार, अब क्या बन गया? कंधा। रोज बम फूट रहे। 1804 में वहां पे टिप्पू साहब प्रधानमंत्री थे, पंडित लीलाराम टिप्पू। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री 1804 में पंडित लीलाराम टिप्पू थे। आज अफगानिस्तान की क्या हालत है आप देखिए। हवाई जहाज का पहिया पकड़ के भाग रहे, और वो भागने वाले कौन है? हिंदू नहीं है। हिंदू तो खत्म हो गए। हिंदू से मतलब सिख, जैन सब उसी में आते हैं। आज क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान की? ये 2 विचारों की लड़ाई है। एक विचार जो कह रहा है पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत होगी, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होगा, महिलाएं केवल घर में रहेंगी, महिलाएं केवल बच्चा पैदा करने की मशीन है, बस हमारी तरीके से आओ, हमारी तरीके से सजदा करो, हमारी तरीके से रहो। एक विचार ये। दूसरी तरफ कौन सा विचार है? बस देवु तुमकम, सर्वधर्म संभाव, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास, ये विचार। आखिर क्या कारण था इतने अच्छे विचारों के बावजूद दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते कंधार बन गया? राजा भरत का ननिहाल कैके देखते देखते पेशावर बन गया। चाणक्य तक्षशिला देखते देखते रावलपिंडी हो गया। कुंभकर्ण का कुंभा देखते देखते काबुल हो गया। क्यों? विचार तुम्हारे बड़े अच्छे थे। हमारे विचारों में कोई कमी है क्या? हमारे वेदों के दर्शन में कोई कमी है क्या? हमारे गीता के उपदेश में कोई कमी है क्या? हमारे रामायण की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो शिक्षा है उसमें कोई कमी है क्या? फिर खत्म हुए क्यों? अरे
बाकी छोड़ दीजिए, चलो पुराना इतिहास। पाकिस्तान में 47 में कितने परसेंट हिंदू थे? 23% हिंदू थे। अभी बचे हैं 2%, 1.75, 2% मान लीजिए। आखिर 70 साल में वो 21% कहां गए? क्या हिंदुओं के लड़के नपुंसक होते हैं या हिंदुओं की लड़कियां बाज होती हैं? वो खत्म कैसे हुए 70 साल में? विचार तो हमारे पास, विचारों में कोई कमी तो नहीं है। हम तो चींटी को भी हटा देते हैं। चलते समय देख के चलते थे, चींटी न दब जाए, फिर खत्म कैसे हुए? क्योंकि हमने अपने मूल स्वभाव को, हमने कायरता को अपना धर्म मान लिया। कायरता हमारा वेद पुराण हमारी कायरता नहीं सिखाता, भगवत गीता कायरता नहीं सिखाता, भगवान कृष्ण कायरता नहीं सिखाते, भगवान राम कायरता नहीं सिखाते। हमने उसको सोच लिया और हम इतने सेल्फिश हो गए, इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपनी दुनिया में इतने मस्त हो गए, हमें लगा हमारी दुनिया खुश, हमारा बढ़िया अगर प्लॉट हो गया, हमारा बढ़िया मकान हो गया तो बस सब पूरी दुनिया ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 1947 में बड़े बड़े पैसे वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े बंगले वाले भागते समय कोई अंडरवियर बनियान पहन के भागा था पाकिस्तान से, कोई एक पैंट शर्ट पहन के भागा था। आडवाणी जी कोई गरीब नहीं थे पाकिस्तान के, छोड़ के भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? मनमोहन सिंह कोई गरीब आदमी थोड़ी थे, भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? 1990 में कश्मीर में अपना सेब का बगीचा छोड़ के भागे कि नहीं भागे? और बाकी तो छोड़ दो, अभी 3 महीने पहले बंगाल से भागे कि नहीं भागे? बंगाल से असम गए कि नहीं गए? इसका समाधान क्या है? समस्याएं तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग बताते भी रहते हैं। मैं कुछ अलग सोच रहा था आपको बता दूं, इसलिए ऐसी चर्चा का जिक्र किया। शायद इस पे बहुत कम लोग रोशनी डालते हैं। समाधान ये है, ये हाल बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा भव्य हाल है। इसका मतलब इसका मिस्त्री बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन अगर इसकी सरिया, इसकी सीमेंट, इसकी बालू अगर घटिया हो तो अच्छा हाल बन पाता है? थोड़ा आप लोग इंटरेक्ट करते रहिए। ये कोई पॉलिटिशियन, तुम्हें कोई नेता थोड़ी भाषण देके जा रहा है। बोलते रहे, नींद भी नहीं आएगी, दिमाग आप पे रहेगा। हमारी आपकी दोबारा पता नहीं कब मुलाकात हो कि ना हो। 1 घंटे यहीं रहिए, हॉल में रहिए, हमसे बात करते रहिए, ऐसे समझिए रूबरू बात कर रहे हैं, और रूबरू तो ही जिस तरीके से अच्छा मकान बनाने के लिए, भव्य मकान बनाने के लिए, मजबूत मकान बनाने के लिए जितना जरूरी है अच्छा मिस्त्री, उतना ही जरूरी है अच्छी सरिया, अच्छा सीमेंट, अच्छा बालू। हम सुरक्षित यात्रा करें, उसके लिए जितना अच्छा है, जितना जरूरी है अच्छा ड्राइवर, उतना ही जरूरी है अच्छी गाड़ी। गाड़ी का इंजन बढ़िया हो तभी तो बढ़िया चलेगा। ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी घटिया है, इंजन फेल, स्टीयरिंग फेल, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? डॉक्टर लाख अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो, बीमारी ठीक होगी क्या? आपकी किताब लाख अच्छी हो, पढ़ाने वाला टीचर ही बेकार है, अच्छा ज्ञान मिलेगा क्या? तो जैसे अच्छा गुरु होना चाहिए, अच्छी किताब होना चाहिए, अच्छा टीचर होना चाहिए, अच्छा ड्राइवर होनी चाहिए, अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छा मिस्त्री होना चाहिए, अच्छा मकान होना, अच्छे सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल होना चाहिए, वैसे ही भव्य भारत बनाने के लिए अच्छा डॉक्टर, अच्छी दवा, अच्छा शासक, अच्छा कानून। सहमत हैं आप लोग? और मेरा अल्प ज्ञान है, बहुत ज्ञानी नहीं हूं मैं, जितना 10-20 साल का सामाजिक अनुभव है, मेरे हिसाब से
इससे बढ़िया डॉक्टर नहीं मिलने वाला। सहमत हैं आप लोग? डॉक्टर बढ़िया है, डॉक्टर ईमानदार है, डॉक्टर बीमारियों को ठीक करना चाहता है, बस कानून दवा अच्छी हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में घूम घूम के लोगों को यह बताने की कि सब लोग दवा की मांग करो, दवा मांगो। और क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में जरूरी है, मना स्थिति तैयार करना जरूरी है। अरे अपने घर में मान लो घर में बुखार है, जाते हो आप डॉक्टर के पास, उसने दवा दे दिया डॉक्टर ने, 5 दिन में बुखार नहीं उतरा, दोबारा डॉक्टर के पास जाके क्या कहते हो? डॉक्टर साहब ये दवा काम नहीं करी, बोलते नहीं बोलते आप लोग? यही बात अपने बड़े वाले डॉक्टर को बताना है कि साहब ये दवा काम नहीं है, ये बेकार है दवा। क्योंकि जो दवा बनी हुई है, जो कानून, जब मैं दवा कहूंगा आप कानून समझना, ये जो दवा बनी है ये भारत की बीमारियों को ठीक करने के लिए बनी नहीं थी। 1835 में मैकाले आया यहां पे। मैकाले को स्पेशली भेजा गया, वो जितना लीगल एक्सपर्ट था उतना एजुकेशन का एक्सपर्ट था। हालांकि था बहुत काइना टाइप का बदमाश आदमी हो, लेकिन स्वाभाविक सी बात है उनके लिए बढ़िया था, तभी भेजा उसको। यहां भेजा 1835 में, यहां पे गुरुकुल सिस्टम को खत्म करके उसकी जगह कॉन्वेंट स्कूल शुरू करने के लिए। अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि अगर हमने यहां की एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया तो भारत पे हम लंबे समय तक राज करेंगे, इसलिए मैकाले को भेजा। और उस समय जब मैकाले आया तो पता चला यहां लगभग 7.5 लाख गुरुकुल थे। कितने गुरुकुल थे? लाख। और हमारे गुरुकुलों की अच्छाई आप ये समझिए, अखंड भारत, उस भारत में 1835 वाले भारत में जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी शामिल था, सारे गुरुकुल का करिकुलम यूनिफॉर्म था, समान था। जो रावलपिंडी के गुरुकुल पढ़ाते थे वही लद्दाख वाले गुरुकुल भी पढ़ाते थे, वही कन्याकुमारी वाले गुरुकुल भी पढ़ाते थे, वही कच्छ वाले गुरुकुल भी पढ़ाते थे। जहां एक मंदिर होता था वहीं बगल में एक गुरुकुल होता था। मंदिर और गुरुकुल एक वहां पे एक सेल्फ सस्टेन्ड एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम था। बच्चे वहां आते थे, पढ़ते थे, और वहां पे हर तरीके की शिक्षा, वैदिक शिक्षा, वैदिक गणित की शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा सब दी जाती थी। उसने उसको खत्म करना शुरू किया। इसी बीच में 1857 में मंगल पांडे जी ने वो क्रांति किया, वो सबको पता ही होगा, सब लोग जानते हैं। जैसे मंगल पांडे की क्रांति हुई, तुरंत वहां से ऊपर से फरमान आया कि भाई ये स्कूल छोड़ दो, यहां रहेंगे तब तो स्कूल बदलेंगे, तब तो कॉन्वेंट स्कूल खोलेंगे, पहले यहां रुकने का इंतजाम करो। क्या करना है? बोले कानून बनाओ, ऐसा कानून बनाओ कि इन लोगों को हम कानून के द्वारा गुलाम बना दें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अंग्रेजों में और मुगलों में केवल इतना अंतर था, मुगलों ने तलवार के दम पे राज किया, अंग्रेजों ने कानून बना के राज किया। पहला कानून बनाया इंडियन एजुकेशन एक्ट 1858 में। उस समय भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज संस्कृत हुआ करती है। 1858 में जब कानून बना, उस समय तक भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज का मतलब तमिलनाडु वाला जबलपुर वालों से अगर बात करता था तो चूंकि यहां हिंदी बोली जाती थी, वहां तमिल बोली जाती है, तो आपस में वो इंग्लिश और संस्कृत में कनेक्ट करते थे। संस्कृत वाज कनेक्टिंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया। उसको उसने कन्वर्ट किया, इंग्लिश को बना दिया। इंग्लिश इज द कनेक्टिंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया, वो आज भी चल रहा है। उसके बाद फिर उसने 3 साल और मेहनत किया, और मेहनत करके 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया, जो आज भी चल रहा है। और वो इंडियन पिनल कोड भारत में अपराध कम करने के लिए नहीं बनाया गया था, वो इंडियन पिनल कोड भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेल में ठूसने के लिए बनाया गया।
पिनल कोड इतना बढ़िया था, है, आज भी चल रहा है, तो किसी एक अंग्रेज को क्यों नहीं सजा हुई? यहां पे टॉर्चर कौन करता था? पीड़ित कौन थे? और सजा किसको होती थी? स्वाभाविक सी बात। उसने जो डिजाइन किया था 1860 में इंडियन पिनल कोड, वो भारत में भ्रष्टाचार, अपराध, इसको कम करने के लिए नहीं किया, बनाया था, बल्कि मोटिव था यहां के लोगों को गुलाम बनाए रखना, अपराधी घोषित करना। वो इंडियन पिनल कोड यहां भगत सिंह, सुखदेव को फांसी देने के लिए बनाया गया था। वो इंडियन पिनल कोड वीर सावरकर को काला पानी देने के लिए बनाया गया था। वो इंडियन पिनल कोड जलियांवाला बाग में गोली चलाने के लिए बनाया गया था। वो इंडियन पिनल कोड भारत में न्याय देने के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आजादी के लगभग 75 साल होने वाले हैं, आज भी बाकी लोगों के घर में तो नहीं होगा, भारत के 20 लाख वकील और जजों के घर में वो इंडियन पिनल कोड है। मैं उस गुलामी की निशानी को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे चैंबर में भी रखी है, मेरे घर में भी रखी है, और दिन में 4 बार पढ़ना ही पड़ता है उसको। हम क्या इतने अक्षम हैं? हम इतने अक्षम हैं कि अपना इंडियन पिनल कोड नहीं बना सकते? वैज्ञानिकों ने 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ दिया, अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, 7 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन बना लिया। हम इतने अक्षम हैं, अपना कानून नहीं बना सकते। मैं इस कोविड में लॉ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराता था जबलपुर में भी, यहां पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसके बच्चे भी हमारे पास हैं। सर मैं मतलब आज के बच्चे कितने तेज हैं। मैं एक सैटरडे को एक प्रोजेक्ट देता हूं, बीच में एक दिन बुधवार को उसे मीटिंग करता हूं, अगले सैटरडे तक प्रोजेक्ट पूरा कर देता हूं। मैंने उनको इंडियन पिनल कोड पे प्रोजेक्ट दिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चों को, उसमें जबलपुर के थे, बेंगलोर के थे, कई जगह के थे। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर सारा इंडियन पिनल कोड खंगाल डाला, और 20 बच्चे थे, बस 20 बच्चे, और बना के मुझे एक नया ड्राफ्ट दे दिया। और फिर मैंने इंडियन पिनल कोड को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, उन्हीं 20 बच्चों की मदद लेके। भारत में 500 लॉ कॉलेज है, 500 लाख, कितने लॉ कॉलेज है? थोड़े बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारे पास कम से कम 1000 रिटायर्ड जज हैं, कितने तो होंगे सर? 1000 के आसपास रिटायर्ड आईएएस होंगे, 1000 के आसपास रिटायर्ड आईपीएस होंगे, 1000 के आसपास रिटायर्ड, मैं रिटायर्ड की बात कर रहा हूं, मैं वर्किंग वालों की बात नहीं कर रहा हूं। 1000 के आसपास रिटायर्ड लॉ प्रोफेसर होंगे। अगर हम अपने सारे रिटायर्ड जजेस को, आईएएस को, आईपीएस को एक एक लॉ कॉलेज के साथ जोड़ दें, जैसे सर है जबलपुर में, यहां लॉ कॉलेज को हम 10 कानून उठा के दे दें, भाई तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है, 10 कानून पे तुम रिसर्च करो। और जबलपुर के जितने रहने वाले रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, उनको उनका मेंटर बना दे। तिवारी जी बैठे हैं, एलिगेंटेड कॉलेज है, अच्छी तरीके समझ जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मात्र एक सेमेस्टर यानी 6 महीने के अंदर भारत के सारे अंग्रेजी कानून बदले जा सकते हैं। और ये मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं। उसके बाद मैंने नया बैच लिया 20 बच्चों का, फिर से उनको मैंने इंडियन पुलिस एक्ट, मैकाले ने 1860 में इंडियन आईपीसी बनाया, 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, उनको मैंने 1861 वाले पुलिस एक्ट पे प्रोजेक्ट दिया, थोड़ा उनको गाइड किया क्या क्या ढूंढना, कैसे ढूंढना। सर 10 दिन के अंदर उन्होंने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पुलिस एक्ट का ड्राफ्ट बना के दे दिया। फिर मैंने उसको भी चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। वो 20 बच्चों की मदद से मैंने दूसरा कानून चैलेंज किया। उसके बाद एक तीसरा ग्रुप लिया हमने, उसमें 12-14 बच्चे थे, और जितने मैं बता रहा हूं उसमें सारे में 2-3 बच्चे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर के भी छात्र हैं। पता नहीं यहां कोई आया कि नहीं आया? कोई है? खड़े सर
तुम अभी करंट वाले में हो कि पहले थे? तुम करंट वाले में हो? अच्छा, हाँ, अभी इनको हमने प्रोजेक्ट दिया है आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी के। अभी लोग इस पे काम कर रहे हैं। अभी कल शाम को मीटिंग थी ना तुम्हारे साथ? कल शाम को मीटिंग, हाँ। लाइव बता रहा हूं कैसे हम इस देश की मैन पावर को यूज कर सकते हैं। केवल हम भारत के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों को ले लें, बाकी ना भी ले तो उसका फायदा क्या होगा आप समझो। ये लड़के सीखना बहुत चाहते हैं और हमारे जज साहिबा सिखाना बहुत चाहते हैं। रिटायर हो गए हैं, आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई मैं भी सेवा के दौरान जो काम किया उसके लिए तो वेतन लिया, अब वाला जो काम कर रहा हूं फ्री में कर रहा हूं। फ्री में काम करने का जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, अलग होता है। उसका सेटिस्फेक्शन बिल्कुल अलग होता है। और उसका सेटिस्फेक्शन मैं आपको अपना बता रहा हूं। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने में 8-10 घंटे लगता है। एक एसएलपी बनाने में सर 10 घंटे लगते हैं, इससे नहीं लगता। और एक पीआईएल बनाने में 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ते पूरा दिमाग में सोचना पड़ता है, ये क्या करना, क्या करना, क्या करना, कैसे करना। और उसमें कोर्ट फी हमारे जेब से जाती है। अगर मैं 110 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में कर सकता हूं अपना सारा टाइम खर्च करके, तो स्वाभाविक सी बात है कम से कम हमने 500 प्राइवेट केस छोड़े, तभी तो फाइल किया। क्योंकि टाइम 5 गुना लगता है प्राइवेट केस में और पीआईएल में टाइम 5 गुना लगता है। यानी हमने 500 प्राइवेट केस छोड़े। एक केस का 5 लाख फीस मान लो, तो 500 केस और 5 लाख जो लोग कितना में छोड़ दिए। लेकिन उसका मजा कुछ अलग है, उसका सेटिस्फेक्शन कुछ अलग है, बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के सारे अंग्रेजी कानूनों को लॉ कॉलेजेस को दे देना चाहिए, 10-10 कॉलेज एज ए प्रोजेक्ट। वहां पे जो रिटायर्ड जजेस आईएएस आईपीएस उनको साथ में उनका मेंटर बना दे। 6 महीने यानी 1 सेमेस्टर के अंदर पूरे भारत के कानून बदले जा सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा होगा हमारी जो यंग जनरेशन है, ये बहुत कुछ सीख जाएगी। ये सीखना चाहती है, ये सीख जाएगी। अभी तो केवल थ्योरी पढ़ते हैं। मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला, आपने इनके सिलेबस में इंडियन पिनल कोड डाल दिया। अब इंडियन पिनल कोड रट्टू तोता तरीके पढ़ते जा रहे हैं। इनको कंपैरेटिव स्टडी तो कराओ कि भारत के इंडियन पिनल कोड, अमेरिका के इंडियन पिनल कोड, सिंगापुर की इंडियन नहीं, मतलब वहां की जो पिनल कोड, उसको देख के कम से कम एक प्रोजेक्ट तो बनाए। हमारा वाला बढ़िया है, अमेरिका वाला बढ़िया है, सिंगापुर वाला कहां का बढ़िया है। अंग्रेजों ने तीसरा कानून बनाया, चौथा कानून इसके बाद 1863 में, 1858 में एजुकेशन एक्ट बना के सारे स्कूल खराब कर दिए। 1860 में आईपीसी बनाया, 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, फिर 1863 में उन्होंने रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट बनाया, जिसको हिंदी में कहेंगे धर्मस्थल कानून। और उसका उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था, आप समझिए। उन लोगों ने देखा कि उत्तर भारत के मंदिर तो लूटे जा चुके, तोड़े जा चुके, बचा ही नहीं। अयोध्या लूटा जा चुका था, तोड़ा जा चुका था, मथुरा लूटा जा चुका था, तोड़ा जा चुका था, सारा सोमनाथ सब हो चुका था। शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रोक दिया था। इसकी वजह से जो अंग्रेज थे, मुगल जो है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाले एरिया में नहीं पहुंच पाए थे। तो उसकी वजह से वहां के मंदिर, मठ, ये सब बचे हुए। उनको लगा कि मुगलों से ये वाला एरिया बचा है दक्षिण भारत, लाओ एक कानून बनाते हैं, कानून बना के टेक ओवर कर लेते हैं। आज की डेट में भारत के 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। कितने मंदिर? 4 लाख। एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है, और 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। फिर मैंने इन बच्चों को प्रोजेक्ट दिया, एंडाउमेंट एक्ट को चैलेंज करना है, काम शुरू करते हैं। हमारी बांदी सेना उसमें लग गई, ये अगस्त की बात है। हमने वो 30 पूरी रिसर्च करने के बाद पता चला 30 कानून हो चुके ऐसे
1863 में अंग्रेजों ने बनाया था। उसके बाद आजादी के बाद हमारे नेताओं को भी लगा, सरकारों को भी लगा मंदिर से बहुत मलाई खाते, चलो हम भी खाते, अंग्रेजों ने बनाया हम भी बनाते हैं। तो अंग्रेज तो 2 कानून बना के गए थे, 28 कानून हमारी आजाद भारत की सरकारों ने बना दिए। तो टोटल कितने कानून हो गए? 30। उस 30 कानूनों को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन हमारी तकलीफ यही है कि हमारे रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जज, मैं उनका नाम इसलिए विशेष रूप से लेता हूं क्योंकि आम जनता इस विषयों को नहीं समझ पाएगी। लेकिन हमारे जो एडवोकेट्स हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, सीनियर एडवोकेट्स, मैं सबसे जहां जाता हूं यही निवेदन करता हूं, आप साल के 12 महीने अपना प्रैक्टिस करिए, प्राइवेट प्रैक्टिस करिए, लेकिन कम से कम 5 केस, 5 PIL सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जरूर डालिए। और कुछ मत डालिए, और कुछ मत डालिए, तो कम से कम जहां जहां हमने अपना टांग लगा दिया है उसी में आ जाइए। 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 8, है कि नहीं भाई? अगर सीए कानून के खिलाफ 256 PIL हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो सीए के समर्थन में 256 तो होनी चाहिए थी ना। और हुई कितनी? 1। बस 1 PIL मैंने सीए के समर्थन में डाला, पड़ी नहीं। ये तो भला हो आर्टिकल 370 के खिलाफ 6-7 आ गई थी, लेकिन ऐसे विषयों पे 6-7 क्यों? हम 20 लाख हैं पूरे भारत में, हैं सीनियर एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस, सब कुछ है हमारे पास, तो आना चाहिए। कबड्डी का मैच आपने देखा है ना? कबड्डी के मैच में वो जो पकड़ता है टांग पकड़ने वाला, वो टांग पकड़ने वाला कितना एक्सपर्ट हो, लेकिन मैच तब तक नहीं जीत सकते जब तक कि जैसे वो टांग पकड़े 3 इधर से 3 इधर से आके उसको उठाना नहीं। मैं इस देश के सभी वरिष्ठ जनों से ही कहता हूं, आप आओ सुप्रीम कोर्ट में, हम आगे बढ़ के टांग पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही टांग पकड़े कम से कम 3 इधर से 3 इधर से आके उठाओ तो उसको। साथियों, आर्टिकल 16 कहता है संविधान का, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको समझिए। आर्टिकल 16 कहता है इस देश में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सबको। और आर्टिकल 16 के नाम पे खेल कैसा हुआ इसको आप समझिए। समान अवसर उपलब्ध कराने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है समान शिक्षा। सबसे अच्छा तरीका। लेकिन हमारी सरकारों ने समान शिक्षा नहीं लागू किया। रिजर्वेशन 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल बढ़ाते चले गए। मैं रिजर्वेशन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन किसी समस्या का जो समाधान है, मान लो कोई बीमारी है तो सबसे अच्छी वाली दवा देनी चाहिए या उससे खराब वाली दवा देनी चाहिए? वो दवा दें जिसका बेस्ट रिजल्ट आए। आप मुझे बताओ, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सबको 16 तब तक नहीं हो सकता जब तक इस देश के सभी बच्चों की किताब एक नहीं हो जाएगी। जब तक जबलपुर का बच्चा और भोपाल का बच्चा और दिल्ली का बच्चा एक किताब नहीं पढ़ेगा, समान शिक्षा कैसे हो जाएगी? समान अवसर कैसे मिलेगा उसको? भाई इंजीनियरिंग का पेपर तो एक होता है ना, पेपर तो एक होता, बाकी तो छोड़ दीजिए। आपके जबलपुर के सारे स्कूलों का सिलेबस एक है क्या? जबलपुर के सारे स्कूलों का सिलेबस एक है क्या? तो जो पेपर आ रहा है उसमें पेपर तो एक है। जो 2,000 रुपए फीस दे रहा है उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। जो 5,000 रुपए दे रहा है उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। जो 8,000 रुपए फीस दे रहा है उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। सरकारी स्कूल का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। कहां से मिल जाएगा सबको समान अवसर? ये समान अवसर के नाम पे पाखंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
जोर से बोलिए, समान अवसर के नाम पे पाखंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई इस देश में केंद्रीय विद्यालय चलते हैं और मैं संवैधानिक बात बता रहा हूं। संविधान में एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब सेंटर भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, और सेंटर ने कानून बनाया, उस कानून का नाम है राइट टू एजुकेशन। क्या नाम है इस कानून का? हम ये कह रहे हैं उसमें इक्वल जोड़ दो, राइट टू इक्वल एजुकेशन। संभव है कि नहीं है? अगर पार्लियामेंट से राइट टू एजुकेशन बन सकता है तो पार्लियामेंट से राइट टू इक्वल एजुकेशन भी बन सकता है। लेकिन तभी बनेगा जब आप लोग सामने आओगे, जब जबलपुर से भी, जवालीपुरम से भी आवाज उठेगी, इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली से भी आवाज उठेगी, हर जगह से आवाज उठेगी। समस्या क्या है? ये सीबीएसई आईसीएसई क्यों चल रहे हैं? इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड करने से 50 तरीके की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जाति का जहर खत्म हो जाएगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, क्लास जो शुरू हो गई है, सनातन संस्कृति में जो सबसे बड़ी समस्या जो क्लास की आ गई है, मैं उच्च वर्ग, मैं निम्न वर्ग, मैं बीपीएल, मैं अगड़ा, जो पिछड़ा, खोखला कर दिया इस क्लास कल्चर ने। यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, कॉमन सिलेबस होगा, कॉमन करिकुलम होगा, समान पाठ्यक्रम होगा। आप मुझे बताओ ये क्लासेस खत्म होंगे नहीं होंगे? लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? आप एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई चीज अच्छी है और वो नहीं हो रही है तो तय मानिए उसमें कोई बीच में मजबूत दीवार है, तभी तो नहीं हो रहा। इस देश के एजुकेशन माफिया नहीं चाहते, बुरा ना माने, हमारे साथ बैठे हुए कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सीबीएसई और आईसीएसई के नाम पर अपनी दुकान चला रखी है। वो नहीं चाहते भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू हो। भाई इतने सारे बोर्ड रखने की क्या जरूरत? आईएएस का एक पेपर, जेई का एक पेपर, मेडिकल में नीट का एक पेपर, लॉ के लिए क्लैट का एक पेपर, बैंक का एक पेपर, रेलवे का एक पेपर, सेना में जाने के लिए एनडीए का एक पेपर। तो जब पेपर एक है, एग्जाम एक है, तो सिलेबस एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो आर्टिकल 16 जो समान अवसर की बात करता है मिलेगा। अगर कोई समस्या ठीक ना हो रही हो तो दवा बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर इस रिजर्वेशन के द्वारा 70 साल में लोगों को समान अवसर नहीं मिल पाया, इसका मतलब ये दवा ठीक नहीं है। इसकी अल्टरनेटिव दवा, ये दवा खत्म मत करो, अभी दवा नहीं खत्म करनी है, लेकिन जो इससे बढ़िया दवा है, इससे बढ़िया दवा है यूनिफॉर्म एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कानून को आप मर्ज कर दीजिए, राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा। अभी वो 14 साल तक लागू होता है, उसको 18 कर दीजिए, यानी 12वीं तक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस देश में मजहबी उन्माद एक बड़ी समस्या हो गई है ना। उस मजहबी उन्माद का इलाज क्या है? सबको पता है मजहबी उन्माद किस स्कूल से फैल रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को? नहीं, नाम बताने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं, बचते पूछ रहे नाम। जब मैं इशारे से पूछूं, इशारे बता दिया। मजहबी उन्माद फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? कट्टरवाद बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? चरमपंथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वो एक ही स्कूल से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका इलाज क्या है? यूनिफॉर्म एजुकेशन। 12वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर, केंद्रीय विद्यालय, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो केंद्र सरकार चाहेगी वो किताब सब बच्चे पढ़ेंगे। बताइए मजहबी उन्माद कब होगा? नहीं होगा। हमारे साथ वरिष्ठ वकील यहां बैठे हैं, मैं एक बार साहब बताइए सर, यूनिफॉर्म एजुकेशन से मजहबी उन्माद कम होगा कि नहीं होगा? वही इलाज है, वही इलाज है। मैं डिले ज्यादा देर कर रहा हूं क्या भाई?
देखो, मैं तब तक बोलूंगा जब तक आपको अच्छा लगेगा। मैं जबरदस्ती पानी नहीं पिलाने वाला। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत संविधान से जोड़ते। तो आर्टिकल 16 लागू करने की जरूरत, मैं फिर से कह रहा हूं, 20% संविधान बचा हुआ है। आर्टिकल 14 मतलब इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं होनी चाहिए। जब आर्टिकल 14 कहता है कि इस देश में सब समान हैं, बहुत सारे वकील बैठे हैं। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। फिर धर्म के आधार पर योजनाएं क्यों, धर्म के आधार पर आयोग क्यों, फिर धर्म के आधार पर बाकी चीजें क्यों? जैसा आप बोर होके नहीं गए हैं, वो बता रहे हैं। आप लोग ये समझो बोर होके गए, उनके लगातार फोन आ रहे इसलिए चले गए, यही बताने आए थे। तो आर्टिकल 16, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में, हमारे संविधान में आर्टिकल 25 है। 25 ये कहता है इस देश में सबको अपने अपने रीति रिवाज का पालन करने का अधिकार है, अपने मजहब धर्म को पालन करने का अधिकार है। लेकिन उसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि झूठ पाखंड के द्वारा नहीं, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। हमारे देश में रीतियों को पालन करने का अधिकार है, कुरीतियों को नहीं। हमारे देश में संविधान का आर्टिकल 25 कहता है प्रथा को पालन करने का अधिकार है, कुप्रथा को नहीं। संविधान का 25 कहता है अपने अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है, धर्मांतरण का नहीं। धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? झूठ, पाखंड, धोखा, अंधविश्वास के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? आर्टिकल 25 लागू होना चाहिए। आर्टिकल 25 की रियल इंटरप्रिटेशन ये है। मैं जिन कानूनों की बात करता हूं मैं संवैधानिक बात करता हूं। संविधान का आर्टिकल 14-15 कहता है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। हमारे पीछे बहनें बैठी हुई हैं, अगर हमारे बेटे की किताब सामने वाले बहन की बेटे की किताब एक हो जाए तो दोनों में जुड़ाव आएगा कि नहीं? दोनों में एक जैसी भाईचारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब तक मेरी किताब और मेरे ड्राइवर के बच्चे की, मेरे बच्चे की किताब और ड्राइवर के बच्चे की किताब अलग अलग रहेगी, आप भूल जाइए कभी दोनों में एकता होता है, कभी नहीं एकता हो सकती। जब तक यहां जितने लोग बैठे हुए सामने सबके बच्चे एक किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक एक जैसा नहीं सोचेंगे। समान अवसर मिलना छोड़ दीजिए, भाईचारा भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं जब समान शिक्षा लागू होगी, जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा। इसलिए यूनिफॉर्म एजुकेशन की जरूरत है। आर्टिकल 25 कहता है धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, धर्म अपने पालन करो, धर्मांतरण नहीं, काला जादू अंधविश्वास नहीं। लेकिन वो कैसे होगा? जब हम सारे लोग, आवाज हर जगह से उठनी चाहिए, केवल इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली से नहीं, आवाज जवालीपुरम से ही उठनी चाहिए। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया में बड़ा, कभी देश विरोधी लेख आ जाएगा, कभी देश विरोधी ट्वीट आ जाएगा, कभी देश विरोधी पोस्ट आ जाती है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत में एक भी देश विरोधी काम ऐसा नहीं है जो फ्री में होता है। नोट कर लीजिए, एक भी देश विरोधी काम फ्री में नहीं होता। आप सब लोग यहां बैठे हैं, किसी को पैसा नहीं थोड़ी बुलाया गया, सब अपनी अपनी सहमति से आए। लेकिन जब यही गद्दारों की मीटिंग होती है, बाकायदा उनको पैसे दिए जाते हैं। देशद्रोहियों की जब बैठक होती तो पैसे मिलते, और पैसे उधर वालों को नहीं मिलते, पैसे इधर वालों को मिलते।
इधर से मतलब मंच वालों को। जब गद्दारों की बैठक होती है, देशद्रोहियों की बैठक होती है, तो बैठक बुलाने वाले को भी पैसा मिलता है, सुनने वाले को भी पैसा मिलता है, सबको पैसा मिलता है। यहां सारे फ्री में हैं, हम भी फ्री में, ये भी फ्री में, आप भी फ्री में, सारे फ्री में। भारत की सनातन संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा कालाधन और हवाला से, बहुत बड़ा खतरा भ्रष्टाचार से, और इसको मैंने कहा ना, मुगलों ने तलवार के दम पे शासन किया, अंग्रेजों ने क्या करके किया, और कांग्रेस ने भी कानून बना के किए। इस एनजीओ गैंग को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने 2010 में एक कानून बनाया, यूपीए 2 में, मैडम सोनिया गांधी ने, उसको कहते हैं एफसीआई, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम बड़ा प्यारा है। अच्छा देखो कितने चालाक हैं। अभी मैं आपको 2-3 कानून का नाम बताता हूं। कानून का नाम इतना प्यारा है, आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा कानून होगा। कानून का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अर्थात विदेशी चंदा नियोजन कानून। लेकिन वास्तव में वो केवल मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए बनाया गया। मोटिव था इस देश में जो एंटी नेशनल एनजीओ हैं, एंटी नेशनल लोग हैं, उनको मोटा पैसा पश्चिम देशों से आता रहे, वो पैसा लीगलाइज करने के लिए, जो पैसा पहले हवाला के जरिए आ रहा था, उनको लगा कोई पकड़ न ले, उन्होंने एफसीआई बना दिया। ऐसे ही एक कानून 1991 में कांग्रेस ने बनाया था, उसका कानून का नाम है पूजा स्थल कानून। क्या नाम है? अब प्यारा नाम है कि नहीं? ऐसे लग रहा है कि पूजा वूजा संबंधित है, कोई बढ़िया कानून है कि नहीं? पूजा स्थल कानून, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उस कानून में 1.5 पन्ने का कानून है, नरसिंह राव ने बनाया था। उस कानून में उन्होंने लिख दिया अयोध्या का मैटर तो कोर्ट से सेटल होगा, लेकिन अयोध्या के अलावा और कोई भी धार्मिक स्थान का मैटर कोर्ट में जाएगा नहीं, और जो कोर्ट में चला गया है वो डिसमिस हो जाएगा। आप लोग गूगल करिएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अश्विनी उपाध्याय, पूजा स्थल कानून अश्विनी उपाध्याय। उस कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, क्योंकि उस कानून की वजह से काशी मथुरा सारे मैटर हेल्डअप हो गए। उस कानून में लिखा कि अयोध्या के अलावा और कोई मैटर अब सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता। इसका मतलब काशी में यथास्थिति रहेगी, मथुरा में यथास्थिति रहेगी, भद्रकाली में यथास्थिति रहेगी। देश भर में 900 ऐसे मंदिर हैं जहां अवैध कब्जा हो रखा है। नाम है पूजा स्थल कानून, और बनाया किस लिए? उन आक्रांताओं के इनलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए। जो मुगलों ने अवैध काम किए थे उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए यह कानून बनाया गया। जब वो सुप्रीम कोर्ट में मैंने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर शुरू हो गया। फिर काशी का मैटर जो ठंडे बस्ते था थोड़ा आगे बढ़ गया, मथुरा का मैटर भी ठंडे बस्ते था थोड़ा आगे बढ़ गया। अब वहां पर थोड़ी सुनवाई शुरू हो गई। नहीं तो वो क्या करते थे, विपक्षी पार्टियां जाके, जो विपक्षी पार्टी थी काशी मथुरा में जाके बोलते थे आप सुनवाई कर ही नहीं सकते, देखो कानून है। 1991 में कांग्रेस बना हुआ। जब उस कानून को चैलेंज किया तब जाके काशी मथुरा का मामला आगे बढ़ा। तो ये इसलिए कह रहा हूं सारे कानूनों की समीक्षा जरूरी है। अंग्रेजी कानूनों की जरूरी है ही है, लेकिन कांग्रेस ने भी 2-4 कानून ऐसे बनाए हैं, ऐसे लगता है मैकाले की आत्मा आगे घुस गई थी। ऐसे लग रहा है कि उस समय के कानून मंत्री के शरीर में मैकाले की आत्मा आई, उसी ने उनको बोला ऐसा ऐसा कानून बनाओ। बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे, लेकिन उस एकदम उल्टा काम किया उसने। इस देश में सनातन संस्कृति के लिए 2 सबसे बड़ा खतरा है। एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सपोजर। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है जनसंख्या एक्सपोजर। इस हाल में कितने लोग हैं जिनके 15 से 20 बच्चे? राहत भाई रहेगा, कोई 15 से 20 वाला है क्या? हाथ उठाना भाई। नहीं, इधर मंच की तरफ भी कोई हाथ नहीं उठा। कोई 10 से 15 वाला है क्या?
कोई 5 से 10 वाला, मैंने तो मजाक कर दिया, मैं बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं। आप लोग अपने अपने सांसदों से मांग करिए, सरकार के पास राशन कार्ड का डाटा है कि नहीं है? सरकार के पास बीपीएल कार्ड का डाटा है कि नहीं है? सरकार पब्लिश करे तो सरकार को पता है कि किस परिवार के पास कितने बच्चे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, भारत में कम से कम 10 लाख ऐसे परिवार निकलेंगे जिनके 15 से 20 बच्चे हैं। आपके जबलपुर में निकलेंगे, यहां भी ऐसा एरिया होगा 15 से 20 वाला। नहीं, नाम मत बताइए, नाम मत बताइए, बस मैं ये कह सकता हूं निकलेगा यहां 15 से 20 वाले यहां निकलेंगे। भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी, इसको समझो आप। हमारे पास जमीन कितनी है दुनिया की? 2%, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। ये जो मैं 20% कह रहा हूं, ये बात मैंने मेरी पीआई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल ला, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। पता नहीं कुछ लोग पता भी होगा शायद। और ये बात मैंने एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट में दिया है, और सरकार के आंकड़े को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट में दिया है। 2019 में केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था 125 करोड़ आधार बन गए। आधार जिंदा आदमी बनता है, मरे आदमी का? जिंदा। ऐसा कौन सा परिवार है जहां 100% आधार है? आधार तब बनाते हैं जब 7-8 साल का बच्चा हो जाता है, 10 साल का बच्चा हो जाता है, 15 साल का बच्चा हो जाता है। हाई स्कूल में जब उसका बोर्ड का फॉर्म भरना होता तब जाकर आधार बनवाते। मैंने 200 गांव में सर्वे कराया, मुझे 20% लोग बिना आधार वाले मिले। 125 करोड़ आधार वाले, 20% बिना आधार वाले, 150 करोड़ हो गए कि नहीं हो गए? और अभी 4-5 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है अब तो 130 करोड़ आधार बन गया। 4-5 दिन पहले ही मैं सुन रहा था, माननीय प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली बोला 130 करोड़ आधार हो गए। 130 करोड़ का 12% 156 करोड़, 150 करोड़ मांगो। 150 करोड़ आधार है ना हमारे पास। जमीन, पूरी दुनिया की आबादी 750 करोड़ है। कितनी है यार? ढीले मत पड़ो, ढीले पड़ोगे मैं भी बैठ जाऊंगी। ये थोड़ी नॉलेज की बात है, तुम पता तो होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया की आबादी 750 करोड़, हमारा क्षेत्रफल दुनिया का 2%, तो 750 का 2% होता है 15 करोड़। तो जमीन के हिसाब से हमारी जनसंख्या होनी चाहिए 15 करोड़, लेकिन हम कितने हो गए? 150 करोड़ मांगे। हमारे पास दुनिया का पानी है 4%, दुनिया का 4%, तो पानी के हिसाब से हमारी जनसंख्या 4% होनी चाहिए। 30% यानी 30% होनी, 30 करोड़ होनी चाहिए। हम कितने हो गए? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, बनना चाहिए। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देगी, 10 करोड़ बेघर और पैदा हो रहे। 70,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। कितने बच्चे? 70,000। 70,000 एम्प्लॉयमेंट रोज दिया जा सकता है क्या? 70,000 लोग रोजगार दिया जा सकता है क्या? और जब रोजगार नहीं दोगे तो क्या होगा? चोरी, लूट, झपटमारी, हत्या, फिरौती, अपहरण। बाकी चलो राशन कार्ड सरकार में तय करे। राशन कार्ड अगर नहीं पब्लिश करना चाहती राशन कार्ड काटने कोई बात नहीं, सरकार जेल के आगे आंकड़े पब्लिश कर दे कि जेल में जो लोग बंद हैं उनकी फैमिली का बैकग्राउंड कितना है। मैंने 2-4 जेल में अपने पर्सनल जो जेलर दोस्त थे उनसे मिलकर सर्वे कराया। ज्यादातर 5 से 12 के बीच है। और बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर 10 बाई 10 के कमरे में या 10 बाई 20 के कमरे में 10 लोग रहेंगे, 10 बच्चे और 2 माँ बाप, 12 लोग रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है ना उनको पूरा दूध मिल पाएगा, ना खाना मिल पाएगा, ना भोजन मिल पाएगा, न रहने की व्यवस्था हो पाएगी। कितना भी आवास बनाने में कहता हूं, जब तक 2 करोड़ घर बनेगा तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। जब तक 2 करोड़ रोजगार देंगे 10 करोड़ और बेरोजगार पैदा हो जाएंगे। अपराध तो कम हो ही नहीं सकता। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा न बेरोजगारी कम होगी, न अपराध कम हो गया, न हत्या कम होगी, न बलात्कार कम होगा, न तस्करी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी। इस देश में जो सबसे पहली जरूरत वास्तव में गरीबी दूर करने के लिए
शायद आप लोग सहमत होंगे, गरीबी दूर करने के लिए जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बने गरीबी दूर हो ही नहीं सकती। और हमें चाइना सीखने की। हम 1947 में आजाद हुए, चाइना हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। चाइना भी गुलाम था, हम इंग्लैंड के गुलाम थे, चाइना जापान का गुलाम था। हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। 1949 में आजाद हुआ, 1950 में 1 साल के बाद उसने सब तुरंत कानून बना दिया, जनसंख्या नियंत्रण कानून, और 60 करोड़ बच्चों को उसने पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने 1950 में कानून बनाया होता, हमारी जनसंख्या 90 करोड़ होती। कितनी होती? हम कितने हो गए? 60 करोड़ फालतू। अगर 90 करोड़ हो गए होते तो बेरोजगारी कम होती नहीं होती, अपराध कम होता, बाकी और भी चीजें, सामाजिक समस्याएं, बुराइयां, जिहादवाद, जो सब दिए दुनिया भर चीजें, वो भी कम होता। इसलिए जनसंख्या विस्फोट, जल जंगल जमीन की समस्या हो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो, गरीबी भूखमरी कुपोषण की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, चोरी लूट झपटमारी की समस्या हो, हत्या बलात्कार की समस्या हो, इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। और ये संविधान में दिया हुआ, मैं हवा में रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं। संविधान में हमारे जो वकील मित्र बैठे हैं, शेड्यूल 7 उठा के देखें। संविधान में काम का बंटवारा है, शेड्यूल 7 उसको कहते हैं कि केंद्र सरकार ये कानून बनाएगी, राज्य सरकार ये कानून बनाएगी, और एक कंकरेंट लिस्ट है कि इसमें राज्य भी कानून बनाएगा, केंद्र भी कानून बनाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कंकरेंट लिस्ट में है, यानी केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। आप लोग अपने सांसद जी से मांगोगे नहीं मांगोगे जनसंख्या नियंत्रण? नहीं, सांसद से विधायक से तो मांगो। मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? हम तो हमारे को मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? हम जागरूक लोग हैं, यहां सब लोग आए हैं, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जागरूक लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं घुसपैठ आचार। तो मैं ये कह रहा था, संविधान कहता है समान शिक्षा लागू करो, लागू नहीं हुआ। संविधान कहता है समान नागरिक संहिता लागू करो, नहीं हुआ। संविधान कहता है घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाओ, अभी तक नहीं बना। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, अभी तक नहीं बना। ये संविधान जो बचा हुआ 20% ये लागू हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सनातन संस्कृति की हमारी रक्षा हो जाएगी। और नहीं तो याद रखिए, जिनके घर में जो लोग टीवी देखते होंगे, देखा होगा 2-3 महीने पहले कैसे हवाई जहाज का पहिया पकड़ के लोग लटके हुए थे। देखा नहीं देखा? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको 2040 की हकीकत बता रहा हूं। 2040-50 में अगर हमने कठोर कानून नहीं बनाए, घटिया कानूनों को नहीं बदला, संविधान को लागू नहीं किया, तो फिर जहाज से लटकने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। और एक बात और समझ लीजिए, अफगानिस्तान में सत्ता बदली, एक राष्ट्रपति गया, दूसरा राष्ट्रपति आया। जो राष्ट्रपति गया उसको कुछ हुआ क्या? आराम से चार्टर्ड फ्लाइट पे बैठा चला गया। अल्टीमेटली मरता फंसता कौन है? पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, साधन संपन्न लोग नहीं फंसे वहां पे। साधन संपन्न लोग तो कैसे भी करके रात में अपना जुआड़ किए, प्राइवेट गाड़ी किए, ये किए, वो किए, भाग भाग के आ गए। फंसे कौन? हमारा दलित भाई, हमारा गरीब भाई। वो 23% बचे थे, जो आज खत्म हो गए, केवल 2% बचे। मैंने वकालत की प्रैक्टिस राम जेठमलानी के साथ शुरू किया। बेसिकली पहले मैं इंजीनियर था। इंजीनियरिंग करते करते मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करके शायद मैं जो करना चाहता हूं नहीं कर पाऊंगा, मैंने छोड़ दिया। और मैं कई कंपनियों में इंजीनियर था। पहले कैलकल वेस्पा स्कूटर आती थी, उसमें था। फिर मैं हीरो ग्रुप में गया। उसके बाद मैं मारुति में गया। ये जो मारुति सुजुकी मारुति कार आपने कई लोगों के घर में होगी, मैं इसमें इंजीनियर था, पहले सीनियर इंजीनियर था इसमें। और फिर मुझे लगा ये हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही रोटी कपड़ा नमक की व्यवस्था हो गई, घर में छोटा सा मकान बन गया, हमने इस्तीफा दे दिया। हमने कहा वकालत करेंगे। और वकालत करने की जो हमें ऊपर वाले का आशीर्वाद देखिए,
कि शुरुआत में जो हमें गुरु मिले मिस्टर राम जेठमलानी, उनका नाम आप लोग जानते होंगे, हमारे गुरु थे। उनके साथ में वकालत करता था। जब थोड़ा व्यक्तिगत हमारे संबंध अच्छे हो गए, एक दिन मैंने पूछा, सर आपको कब पता चला कि भागना पड़ेगा? बोले बेटा 2 दिन पहले। बोले 2 दिन पहले लग रहा था भागना पड़ेगा, लेकिन जब भागने एकदम हुआ, बोले वो तो एकदम इंस्टेंट हुआ, भागो। और जिस कपड़े में थे उसी भाग गए। आप जरा सोच लीजिए। मैं राम जेठमलानी का एग्जाम्पल इसलिए दिया आपको, राम जेठमलानी कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरू नहीं थे। पाकिस्तान, अरे वो तो बाद की बात है। उन्होंने वहां पे प्रांत में टॉप किया था, 10वीं टॉप किया था। इतना होनहार छात्र 12वीं टॉप किया था, और आउट ऑफ टर्न उनको ला करने की छूट मिली। जब ला कर लिया, उनका 18 साल में ला हो गया। उस समय वकालत करने की जो उम्र थी वो 21 साल थी। उनको स्पेशली परमिशन दिया गया वकालत करने का। 18 साल उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। 18 साल में बच्चे 12वीं करते हैं, सोचिए जरा कितना होनहार छात्र। लेकिन भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? क्योंकि कट्टरपंथियों के लिए ये नहीं होता कि अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा, इसको रोक लो, ये काम आएगा। नहीं, सब एक ही तरह से तोले जाते हैं। और भागे तो भागे, पूरी दुनिया से खत्म हो गए, भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए। लद्दाख 1% बचे हुए, लक्षद्वीप में 2% बचे हुए, मिजोरम में 2% बचे हुए, नागालैंड में 8% बचे हुए, मेघालय में 11% बचे हुए, 22 राज्य बचे हुए। कितने बचे हुए? इनको बचा सकते हो तो बचा लो। और अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जमीन खरीद लिया है, मान लिया कि हाँ हमें वहीं जाना है, तो ठीक। ऐसा ऑस्ट्रेलिया भी नहीं बचेगा, भारत नहीं बच सकता, तो कोई दुनिया कोई देश नहीं बच सकते लोग। और बचाने का तरीका यही है, कानून। जैसे एक बार अगर आपके पास मकान ना हो, मकान जरूरी है, लेकिन मकान से ज्यादा जरूरी है भोजन। मानते नहीं मानते? भोजन से भी ज्यादा जरूरी है पानी। मानते हैं? पानी से ज्यादा जरूरी है हवा। मकान नहीं है कोई बात नहीं, 1 हफ्ते कहीं सो जाएंगे। भोजन चाहिए, भोजन नहीं मिला कोई बात नहीं, पानी पे रह लेंगे 3 दिन, बिना हवा के रह सकते हो। ऐसे देश के लिए, देश और संस्कृति के लिए सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये हॉल, इससे ज्यादा जरूरी है भारत की संस्कृति को बचाना। और संस्कृति बचेगी, संस्कृति को बचाने के लिए कठोर कानून चाहिए। एक व्यक्ति कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पूरे देश से हम खत्म कर देंगे। कहा था किसी ने? सुना था? अगर आज तक वो बाहर बैठा है, और बाहर नहीं बैठा, विधानसभा में बैठा है, इसका मतलब कानून घटिया है। अगर कानून अच्छा होता, उस व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, उसको 20 साल के जेल में ठूक दिए होते, कोई दूसरा पैदा होता क्या ऐसा बोलने वाला? इसलिए कह रहा हूं कानून अच्छा होना चाहिए। कानून जितना मजबूत होगा, कानून जितना कठोर होगा, शासन तंत्र उतना अच्छा होगा। जब हम कहते हैं ये देश कानून से चलता है, ये कहते हैं भाई देश रूल ऑफ लॉ है, कह रहे कानून से चल रहा है, तो जब ये देश कानून से चलता है तो कानून अच्छा होना चाहिए, घटिया? कानून जितना अच्छा होगा, राज जितना अच्छा होगा, कानून जितना घटिया होगा, राज जितना घटिया होगा। जब मिस्त्री कितना भी अच्छा हो, जब तक उसका सीमेंट बालू अच्छा नहीं होगा, अच्छा भवन नहीं बन सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, मौका है, अवसर है, इससे अच्छा ये बताइए, कानून बदलवाने का इससे उचित अवसर आपको लगता है? एक बार जरा हाथ खड़ा करिए। या आपको लगता है फिर हमें और इंतजार करना चाहिए किसी और समय का? जब हम बचपन से सुनते आए हैं कि लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारे, सुनते तो हम लोग कहते आए ना, लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारो।
यानी अवसर अनुकूल हो अपनी बात रखो, इससे अनुकूल अवसर आएगा क्या? और हमें अपनी बात को बोलने का अधिकार है कि नहीं है? हम गुलाम तो नहीं है, हम कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे, हम क्या कह रहे हैं? संविधान लागू कर दो। आर्टिकल 16 कहता समान शिक्षा लागू करो, आर्टिकल 21 कहता भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कानून बनाओ। क्योंकि इस देश में नक्सलियों की फंडिंग किससे होती है? हवाला से। माओवादियों की फंडिंग हवाला जानते नहीं जानते आप लोग? नक्सलियों की फंडिंग, जोर से बोलिए, नक्सलियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, कट्टरपंथियों की फंडिंग, चरमपंथियों की फंडिंग, मिशनरियों की फंडिंग, ये तो चल ही रहा था। अभी हाँ जी, आंदोलन जीवियों की फंडिंग हवाला, बिल्कुल ठीक है। भारत में, हाँ परफेक्ट, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। जिसका बाप 200 रुपए कमाता है, दिन में 300 रुपए कमाता है, उसका बेटा 30,000 रुपए का टी शर्ट, जीन्स और चश्मा पहन के 3 लाख रुपए की बाइक लेके कॉलेज का चक्कर लगा रहा है। आपको कहां से पैसा आ गया? हवाला से। बिल्कुल ठीक करें। लफ्ज जहाज की 100% फंडिंग हवाला से होती है। और एक बात समझ लीजिए, हमें अपने पूर्वजों से सीखने की जरूरत है। अरे हमारे पूर्वजों ने तो सिर कटा दिया, सीखा नहीं कटवाई, हुआ कि नहीं हुआ? और हम कठोर कानून नहीं मांग पा रहे। हम हवाला के खिलाफ कठोर कानून मांगने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि 2-4 हमारे जानने वाले हवाला काम कर रहे हैं। इसलिए जो हवाला से काम कर रहा है, जब नौबत आएगी भागने की, सबसे पहले भाग जाएगा। आप कहां भागोगे? जितने भी गैर देश विरोधी काम होते हैं, जब मैं देश विरोधी कहूं तो आप उसको सनातन विरोधी अपने आप समझ लीजिए। जितने भी देश विरोधी काम होते हैं, सबकी फंडिंग हवाला से होती है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो भारत समाज में जाति का जहर घोलने के लिए 50-50 हजार रुपए लेते हैं ट्वीट करने के लिए। ऐसे में कुछ पूर्व सांसदों को जानता हूं जो जाति का जहर घोलने के लिए, दलित बनाम सवर्ण करने के लिए, अगड़ा बनाम पिछड़ा करने के लिए, पटेल बनाम ब्राह्मण करने के लिए और छत्री बनाम यादव करने के लिए 50-50 हजार रुपए लेते हैं एक ट्वीट करने के लिए। इसलिए कह रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ, जिन घुसपैठियों के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, आते कैसे? घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते नहीं बनवाते? और भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम कितना होता है, ये मेरे दिमाग से मिस हो गया था, मैं लेकिन बता देता हूं आपको। सर्बानंद सोनोवाल जो कुछ दिन पहले तक असम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। पीआईएल फाइल किया कि असम में बहुत घुसपैठिए आ गए हैं, इनको निकालने का, यहां एनआरसी लागू करने का ऑर्डर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पीआईएल एक्सेप्ट किया और एनआरसी का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर आया, तब तक लकली वो मुख्यमंत्री बन गए। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए असम में एनआरसी हुआ, और पता क्या हुआ? उस एनआरसी का क्या हुआ? एनआरसी फेल हो गई। जिसके पीआईएल पे एनआरसी का ऑर्डर हुआ, जिसके मुख्यमंत्री रहते हुए एनआरसी हुई, वो फेल हो गई। कैसे? घुसपैठियों ने घूस देकर आधार बनवा लिया, घूस देकर राशन कार्ड बनवा लिया, घूस देकर वोटर आईडी बनवा लिया, घूस देकर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, सारा काम कर लिया। जो असम के नागरिक तो आराम से बैठे हुए थे, मैं तो यहीं रहने वाला हूं। और वो हमारे जो लेखपाल पटवारी जो एनआरसी करने आते हैं, रजिस्टर में एंट्री करने, वो गजब दिमाग वाले, उन्होंने क्या किया? दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे रजिस्टर पे, उतने भारत वालों का नाम निकाल देते थे। बैलेंस, संतुलन। भाई उनका था कि अगर हमने भारत वालों का रख दिया, घुसपैठियों का भी जोड़ दिया, तो जब रजिस्टर बनेगा तो असम की जनसंख्या बढ़ जाएगी, करीब 50 लाख बढ़ जाएगी, फिर हंगामा हो जाएगा।
तो बड़े चालाकी से क्या किया, दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम वालों का निकाल निकाल देते थे। वो लेखपाल पटवारी हमारे आपके परिवार के सदस्य थे। हाँ बिल्कुल हुआ उपाय का। जब तक भारत में भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, कठोर कानून से मतलब 100% प्रॉपर्टी सीज करने का, विकसित देशों में और यहां में मैंने कंपैरिजन करवाया। अमेरिका में हवालाबाजों को 300 साल सजा होती है। कितने साल की? आदमी जिंदा नहीं रहता, सजा 300 साल की होती है। अगर जो लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, गूगल करिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस। अमेरिका में 12 हजार साल सजा होती है। आदमी जिंदा नहीं रहता, सजा होती है मैसेज देने के लिए कि तुम्हारा अपराध बड़ा है इसलिए तुम्हें सजा ज्यादा मिलेगी। वो मर गया लगता। और अभी छोड़िए, 3 महीने पहले बात बता रहा हूं। असली गांधी जी यानी महात्मा गांधी, असली गांधी तो वही है ना, ये वाले तो नकली है। असली गांधी जी की परपोती ने अफ्रीका में 3 करोड़ का घोटाला किया था। ध्यान से सुनिए, भारत के कानून में कितने घटिया सुनिए। असली गांधी जी की परपोती ने अफ्रीका में 3 करोड़ का घोटाला किया, 3 करोड़ वसूला गया, 7 साल की सजा हुई। कितनी? हमारे यहां 70,000 करोड़ के CWG घोटाले में किसी को 7 साल से नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में किसी को 7 साल से सजा नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में किसी 7 साल से सजा हुई। कानून घटिया है, कानून भ्रष्टाचार हमारे बहुत बड़ी। आप जब तक कानून नहीं बनाओगे 100% प्रॉपर्टी तुम्हारी जब्त करेंगे और कम से कम 50 साल जेल में सड़ाएंगे। आप जरा कल्पना करिए, ये घुसपैठिए भारत ही क्यों आते हैं? ये बगल में भूटान क्यों नहीं चले जाते? म्यांमार से सटा हुआ भूटान है, ये रोहिंग्या भारत क्यों आते, भूटान क्यों नहीं जाते? अगर आपका जो खेत है, आपने वहां पे ठीक से बाउंड्री नहीं बनाओगे, उल्टे सीधे जानवर आके वहां पर आपकी फसल खाएंगे। तो यह मानते नहीं मानते? जितनी बढ़िया मजबूत बाउंड्री होगी, छुट्टा पशु नहीं आएंगे। मजबूत बाउंड्री से मतलब मजबूत कानून। हम अगर कानून बना दें कि रोहिंग्या घुसपैठिया भारत में मिलेगा, उसकी 100% प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे और कम से कम 10 साल जेल में डालेंगे, जैसे अमेरिका में होता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। कानून बनके अनाउंस कर दें, अखबारों में निकलवा दें, 10 साल सजा होगी, भागेंगे नहीं भागेंगे। और उसमें अगर 1 लाख और डाल दिया, इनके मददगारों को भी 10 साल डालेंगे, जो इनका आधार बनवाते हैं, जो इनका राशन कार्ड बनवाते हैं, जो इनका वोटर ID बनवाते हैं, जो इनको मदद देते हैं। हाँ, अगर उनके मददगारों को 10 साल कर दिया, ये जो उल्टे सीधे आके बातें करते हैं वोट के चक्कर में, उनका आधार बनवाते बनाएंगे क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं कानून घटिया है, इसलिए समस्या आ रही है। भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले चाइना में एक उनकी सरकारी कंपनी का GM था, उसको फांसी दिया। फांसी। चाइना अगर मजबूत बना, उसका कारण है उसने कानून ऐसे बनाए हैं, कानून ऐसे बनाए हैं कि चाइना की तरफ देखने से लोग डरते हैं। एक आपने टर्म सुना होगा, गजवा हिंद, सुना नहीं सुना? आपने कभी गजवा चाइना सुना क्या? गजवा जापान, गजवा अमेरिका, गजवा हिंद क्यों हो रहा है? हमारा कानून घटिया है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके घर की अगर बाउंड्री कमजोर होगी, लोग आपके घर में छलांग लगाएंगे। अगर पता चल जाए कि इसके घर की बाउंड्री मजबूत भी है, उसमें करंट भी दौड़ रही है, अगर हमने छलांग लगाने की कोशिश किया, 440 वोल्ट करंट भी लगेगा, कोई छलांग लगाएगा क्या? हम अपने घर की इतनी चिंता करते हैं, इतनी हम चिंता करते हैं, अपने देश की चिंता क्यों नहीं कर रहे? और बाकी मैं तो कह रहा हूं, देश की चिंता मत करो, आप अपने उस संतान की चिंता तो करो। हम अपने बच्चों के लिए
2 BHK फ्लैट से 3 BHK फ्लैट देने के लिए तैयार है। हमारा भैया बढ़िया सा मकान बना देता हूं, इसमें बढ़िया सरिया लगा देता हूं, 50 साल चले, हमारा बच्चा आराम से रहे। हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है 2040-50 बहुत खतरनाक आने वाला है। 2029 भी संदिग्ध है। 2040 और 50 बहुत गंभीर होने वाला है, और इसमें जितने लोग बैठे हैं सब 2040-50 देखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितना मजबूत दीवार होगी, जितना मजबूत कानून होगा, उतना ही जातिवाद कम होगा, भाषावाद कम होगा, कट्टरवाद कम होगा, नक्सलवाद कम होगा, माओवाद कम होगा, क्षेत्रवाद कम होगा, उतना ही कम होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, पर्सनल इंटरेस्ट छोड़िए, संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा हमारे परिवार बचेंगे, हम भी बचेंगे, हमारी पीढ़ियां भी बचेंगी। इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की कानून के बारे में बताइए सर थोड़ा सा। 2014 में जो हुआ था कम्युनल वायलेंस कानून बनाया जा रहा था, उसके बारे में आपकी में हम सब लोग आपके साथ हैं। आप जोश से लगे रहिए, हम सारे लोग आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल नंबर बोल दीजिए सर, नोट करना चाहेंगे हम लोग। सर अगर लव जिहाद की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कानून बनना चाहिए लव जिहाद के लिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लव जिहाद के लिए 90% उत्तरदायी पालक होते हैं, क्योंकि धर्मों मैं समझ गया बहन जी, सुनिए अब मैं आपको उत्तर दे देता हूं, थोड़ा इशारे में उत्तर दूंगा, अपने अपने समझ लीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती सीधे नहीं कहनी होती। जैसे बुखार होता है तो 2 गोली देनी होती है, एक पैरासीटामोल, एक एंटीबायोटिक, इतना तो करना होता है, 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। कैंसर 2 गोली में ठीक होता है क्या? कैंसर में कम से कम 5 तरीके की गोली देनी होती है, दिन में 3 बार खाना होता है, और कीमोथेरेपी भी करनी पड़ती है। इस समय सनातन के सामने कैंसर खड़ा हुआ है, बुखार नहीं है, तो एक चीज से ठीक नहीं होगा। हां, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, हमने अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर दिया और संविधान जो 20% बचा हुआ उसको 20% लागू कर दिया, तब मैं इतना गारंटी ले सकता हूं कि जो खतरा हमें 2040-50 में दिख रहा है, शायद वो खतरा 40-50 साल और आगे बढ़ जाए। मेरी परेशानी का कारण यह है कि मैंने दुनिया के 150 देशों का इतिहास पढ़ा है, शायद इसलिए मैं वकालत छोड़ के आपके बीच में घूमने शुरू कर दिया। मैंने अगर वो 150 देशों का इतिहास नहीं पढ़ा होता कि कौन सा देश कितने साल में कन्वर्ट हुआ, पर्शिया कितने दिन में ईरान बना, गंधार कितने दिन में कंधार बना, कुंभा कितने दिन में काबुल बना, तक्षशिला कितने दिन में रावलपिंडी बना, शायद वो जो मैंने इतिहास पढ़ा इसीलिए शायद मेरी नींद चली गई, उसी ने हमें परेशान कर दिया, उसी ने हमें इंजीनियर से वकील बनने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं अच्छी खासी, मैं मारुति अब तो प्राइवेट हो गई, पहले इसका नाम मारुति उद्योग लिमिटेड था, ये गवर्नमेंट का PSU हुआ करता था। मैं मारुति उद्योग में था ना कि मारुति सुजुकी में था, मैंने तब नौकरी छोड़ी थी वहां से, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा कि कैसे कश्मीर में क्या हुआ। और घटिया कानून का मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, 1861 का पुलिस एक्ट है, कश्मीर में हिंसा, बलात्कार, लूट, आगजनी सब कुछ दिन दहाड़े हुई थी। 1990 में नहीं हुई थी? पुलिस ने किसी के ऊपर गोली चलाई क्या? क्यों? क्योंकि 1861 का जो पुलिस एक्ट है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो पुलिस जनता के लिए काम ही नहीं करती जब तक कि ऊपर से आदेश ना आ जाए, सत्ता का आदेश ना आ जाए। और अभी 3-4 महीने पहले बंगाल में जो कुछ 1990 में हुआ था कश्मीर में, वो सब कुछ दोहराया गया। हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, आगजनी हुई है, घर जलाए गए और बंगाल के लोगों को पलायन करके असम जाना पड़ा। पुलिस ने किसी के ऊपर गोली चलाई क्या? और उसी पुलिस एक्ट को यूज करके योगी बाबा बुलडोजर भी चलवा रहे, उसी पुलिस एक्ट को।
हमारा ये कहना है कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से जैसा ऊपर बैठे उसके हिसाब से चले, नहीं, उसके मिसयूज के चांसेस कम से कम होने चाहिए। और वो पुलिस एक्ट केवल बनाया गया था यहां पे बाल गंगाधर तिलक को लाठियों से पीटने के लिए, वो वीर सावरकर को काला पानी देने के लिए बनाया गया था, वो जलियांवाला बाग में गोली चलाने के लिए बनाया गया था। तो क्यों नहीं हमने नया कानून बने? जिस मकान की फाउंडेशन ही गलत सोच के साथ डाली गई हो, उसमें कितना भी आप लीपापोती कर लो, कितना वाल पुष्टि लगा लो, अच्छा बनेगा क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं डिमोलिश करो, इस स्ट्रक्चर को ही खत्म करो, नया कानून बनाओ। नया भारत, नया भारत, नया भारत, वंदे 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 भारत माता की। उपाध्याय जी संघर्ष करो, उपाध्याय जी संघर्ष करो। हम सब आपकी तरफ से, आप सबकी तरफ से आदरणीय अश्विन उपाध्याय जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। जल्दी से आदरणीय हमारे योगेश अग्रवाल जी और हमारी लता बहन दोनों मिल